हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम रिवीजन कर रहे थे थ्रू एमसीक्यूज, जहां पर हमने लॉ का रिवीजन स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे, अराउंड 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिनको सॉल्व करते टाइम हमने उनसे रिलेटेड उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज किया था। एंड आई होप कि आप सभी को वो सारा का सारा वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है और रिवीजन भी आप सबका हुआ है रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। कुछ ही एक्ट्स हम उस वीडियो में कवर कर पाए थे, जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर किया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर किया था, पार्टनरशिप एक्ट कवर किया था, और जो रिमेनिंग एक्ट्स हैं वो छोटे छोटे हमारे एक्ट्स हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप एक यूनिट का रिवीजन हमारे थ्रू कर सकें। अभी कुछ टाइम बाकी है जिसमें आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप कोर्स परचेज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के एक्ट्स पढ़ते हैं जो रिमेनिंग थे, और हम स्टार्ट करेंगे आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। कल जो है हम लोगों ने कुछ एक्ट्स कवर किए थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ लिया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया था, पार्टनरशिप एक्ट हो गया था। आज के सेशन में हम ये एक्ट्स कवर करने वाले हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेबी एंड एडा। ये सभी एक्ट्स के हम अराउंड फिर से वही 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सभी का साथ साथ रिविजन करते रहेंगे। हमारा टारगेट यही है कि हम एमसीक्यूज के थ्रू आपको पूरी यूनिट का रिवीजन करा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया था हमारा, और हमने जो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन 41, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। देखिए, जब हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर करना, और इंस्ट्रूमेंट यहां पर 3 है हमारे पास, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, जिनको हम ट्रांसफर करने की बात करते हैं, बियरर को करते हैं या फिर ऑर्डर पे करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा है? 1881। इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है, मैंने हर एक्ट का ये क्वेश्चन जरूर रखा है ताकि आपको इन्फोर्समेंट डेट याद रहे। इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है हमारी? 1 मार्च 1882, एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया पर ये एक्ट जो है हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्ट कौन सा है? 1881, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट जो है वो अराउंड 1 ईयर हुआ था, 1 मार्च 1882 में। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी हमारे पास कुछ डेट्स होती हैं, तो ये गलती मत करना कि ठीक है 1881 ही हमारा आंसर है तो 1 डे ऑफ अप्रैल कर दिया या 1 डे ऑफ मार्च कर दिया। ऐसी मिस्टेक्स नहीं, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1 मार्च 1882। अब जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली कोई डेफिनेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन सेक्शन 13 में यह बताया गया है कि हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, और इसका भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है, सेक्शन 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिवीजन करेंगे। पार्टीज आर देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉ किया जाता है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है आपका ड्रॉवर, ये है आपका ड्रॉवर, जो कौन है? आपका मेकर, यानी कि जो उस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, जिस पर्सन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, जिसने आपसे कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करी है, ठीक है, ये है हमारा ड्रॉवी,
ठीक है, इसके आगे लिखेंगे अब टू होम, ऑन होम, टू होम नहीं, ऑन होम, जिसके ऊपर बिल बनाया गया है, ऑन होम बिल ड्रॉ। ठीक है, और तीसरा पर्सन होता है आपका पेई, वो पर्सन जो पेमेंट रिसीव करेगा, टू होम पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पेई है वो और जो ड्रॉवर है ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं, है ना, और डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सबसे पहले ड्रॉवर एक बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉ भी उसका एक्सेप्टेंस देता है, और उसके बाद आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। ठीक है, तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है यहाँ पर, 3 पार्टीज हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 is an act to define and amend the law relating to। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं, किन चीजों को लेके लॉ बनते हैं। यहाँ पे चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, तीनों आता है, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉमिसरी नोट में 2 पर्सन होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 होते हैं, और चेक्स में भी 3 होते हैं। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में 2 पर्सन है, कौन कौन, मेकर और पे। ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहां पर आप खुद से कहते हैं कि मैं आपको पे करूंगा जितना भी अमाउंट मैं ओ करता हूं। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ये क्या होता है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर। यहां पर जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि तुमने मुझे इतना अमाउंट, सर्टेन अमाउंट पे करना है। ठीक है, तीसरी चीज है चेक। चेक में 3 पार्टीज हैं आपकी। ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे। ड्रॉवर अगेन जो मेकर है, ड्रॉवी जिसे डायरेक्शन दी गई है टू पे, एंड पे है जिसके बिहाफ पर आपने चेक को इशू किया है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपने चेक को इशू किया है। तो यहाँ पर ड्रॉवी बेसिकली कौन है, आपका बैंकर, जो आपका अमाउंट पे करता है। ठीक है, तो ये है आपकी 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी रिस्पेक्टिव मेंबर्स या पार्टीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट। इनमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट। देखो प्रॉमिस नोट क्या कहता है, जिसमें ड्रॉवर या मेकर खुद से क्या बनाता है, प्रोमिसरी नोट बनाता है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा। ठीक है, तो आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इनडेप्टेड टू बी ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मैं ये एक्नॉलेज करता हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं 1000 रुपीज इंडेप्टेड हूं बी में, मतलब बी का मैं कर्जदार हूं और उसको मैं ऑन डिमांड ये पैसे पे करूंगा। ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं प्रॉमिसरी नोट में, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। देखो इस तरह से लिखा होता है ना, आई ओ यू। अब इसे आप शॉर्ट में ऐसा नहीं लिख सकते, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, दैट मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक और स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, आई प्रोमिस टू पे, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। मैं बी को या ऑर्डर को प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसे ₹500 पे करूंगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ बी स्टेटमेंट है, गलत है। आप इस तरह से अपने प्रोमिसरी नोट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। बिल हो गया है डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड के 2 रीजन होते हैं, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरा नॉन पेमेंट, बिल का पेमेंट नहीं हुआ। अब एक्सेप्टेंस हो सकता है अलग अलग कारण की वजह से, भाई ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, प्रेजेंटमेंट में कोई एक्सक्यूज दे दिया कि इसमें सही तरह से मेंशन नहीं है, कुछ टेक्निकल एरर आ गया तो बिल एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ड्रॉवी ने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, ड्रॉवी इनकॉम्पिटेंट हो गया,
बाद में पता चला कि भाई ड्रॉवी जो है एक फिक्टिशियस पर्सन है, यानी कि एक्चुअल में वो रियल आइडेंटिटी कोई है ही नहीं, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने गलत नाम इसका मेंशन किया था। ऐसे केसेस में आपका क्या होता है, बिल डिसऑनर हो जाता है। सो वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, वन ऑफ सेवरल ड्रॉवी मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस बाय नॉन एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी। ये सारे के सारे केसेस हैं जिस केस में आपका बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। When the day on which a promissory note or a bill of exchange is at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due। देखिए, जब आप क्या करते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं तो उसमें एक मेच्योरिटी डेट होती है। पहले तो ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट में आप 3 दिन का ग्रेस ऐड करते हैं, ग्रेस पीरियड, और फिर आपको एक मेच्योरिटी डेट मिलती है जिस डेट पर आपको पेमेंट करनी है या फिर जिस डेट पे आपको पेमेंट रिसीव करनी है, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला कि अगर जिस दिन आपकी मेच्योरिटी डेट आ रही है उस दिन आपका पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे होता है, ठीक है, बिजनेस डे से प्रीसीडिंग जो नेक्स्ट डे होता है उस डे को आपको क्या होगा, आपका मेच्योरिटी डेट माना जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए आपने कुछ मेच्योरिटी डेट करी तो 15 अगस्त, भाई छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है ना, तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे को आपको क्या करना होगा, इसका पेमेंट करना होगा 14 अगस्त, ओके। तो इस तरह से करेंगे आप, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन, जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, मॉर्टगेज, असाइन्ड, नेगोशिएटेड या प्लेस्ड। तो भाई ये जो टर्म है दैट इज नेगोशिएटेड, आपने नेगोशिएटेड किया है, मतलब आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब आपने ट्रांसफर किया है किसी दूसरे पर्सन को, तो ये क्या है, नेगोशिएटेड, ओके। नेक्स्ट है, हु इज एंटाइटल एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नोट, बिल और चेक। अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉस हो जाए किसी टाइम पर, इस केस में कौन एंटाइटल्ड होता है, तो भाई इस केस में आपका जो होल्डर होता है वो एंटाइटल्ड होता है। अब होल्डर कौन है, देखो सेक्शन 8 के अंदर होल्डर को बोला है, बेसिकली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ओनर है वो कौन है, उसका होल्डर है। एक और टर्म आती है आपकी होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसे सेक्शन 9 में हम डिफाइन करते हैं, ये कौन पर्सन होता है, एनी पर्सन who consideration become the possessor। कंसिडरेशन के लिए जो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन अपने पास रख ले, उस पर्सन को हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में और पता चलेगा। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले, फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट एनी नोटिस एज टू डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर के टाइटल में डिफेक्ट था, बिना इसके नोटिस के वो पर्सन क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्क्राइब्स अबाउट इंडोर्समेंट। देखो इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है राइट टू रिसीव, मतलब अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक पर आप क्या कर रहे हैं, एक साइन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज एक्ट ऑफ अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू सिग्निफाइज टू साइन हिज और हर नेम ऑन द बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि उसका टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो सके। तो टाइटल को ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके बैक पर क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट। यानी कि इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये इस पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये आता है आपके सेक्शन 15 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 4 है आपका प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन 6 है आपका चेक। तो सेक्शन 15 के अंदर हम इंडोर्समेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। राइट टू रिसीव, आपके पास ये अधिकार है, आप उसके पीछे साइन कर सकते हैं कि इसके बाद ये जो है ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपके कभी भी करेंसी नोट्स नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रॉमिसरी नोट है, डिमांड ड्राफ्ट्स है, ठीक है, जब बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करता है कोई इंडिविजुअल पर्सन या खुद बैंक, तो हम डिमांड ड्राफ्ट यूज करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक्स है, ये सभी आपके कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन करेंसी नोट्स आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप किसी करेंसी को देखेंगे, अपने नोट को देखेंगे, तो उसमें लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जिस भी पर्सन के हाथ में वो पैसा आ रहा है, फिर तो आप उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह दोगे, तो वो स्पेशली उस चीज को एक्सक्लूड किया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में करेंसी नोट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम से क्वेश्चन करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखिए, जब आईटी एक्ट 2000 की बात करते हैं, क्वेश्चन तो पूछा है कि केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में कब आया, तो जब इसकी डेट में बता देती हूँ, अक्टूबर 17 2000 को क्या हुआ, ये इफेक्ट में आया था। आपका आईटी एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बेसिकली जो भी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, आप जो भी कंप्यूटर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, किसी को ऑफेंसिव कमेंट कर देना, ठीक है, किसी मुद्दे पे कुछ गलत कह देना, ऑफेंसिव चीजें करना, किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर देना, किसी की आइडेंटिटी चोरी कर देना, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम से, जैसे उन सभी को क्या करना, प्रिवेंट करना, होने से बचाना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका इन्फोर्समेंट डेट है आपका, इफेक्ट कब से हुआ, अक्टूबर 17 2000 से, ठीक है। इसमें जो चीजें हैं वो आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ही स्टडी करनी होती हैं, वो भी सारी नहीं, कुछ कुछ वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अपडेटेड इन 2008। देखो यहाँ पे ना अमेंडमेंट आया था आपका 8 में, जिसमें बेसिकली दो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे, 66A और सेक्शन 69, 2008, और इसकी जो डेट थी जब से ये स्टार्ट हुआ था 27 अक्टूबर 2009, ऑलमोस्ट एक साल बाद इसमें दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, 66A और 69, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, किसी भी डिजिटल एसेट को आप स्टील करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं और वो साइबर क्राइम बन जाता है, तो ये किस सेक्शन में आता है, ये आता है आपके सेक्शन 65 में, ठीक है, सेक्शन 65 में। इसे हम कहते हैं बेसिकली टेम्परिंग कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। इसमें आपको 3 साल की सजा होती है और 2 लाख का पनिशमेंट एज अमाउंट पे करना पड़ेगा, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं, बोथ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितना एक्सट्रीम आपने यहाँ पे क्राइम किया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेक्शन 70 आता है, तो ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड सिस्टम को ये लेकर सेक्शन बनाया गया है, जिसका अगर आप जिसमें आप जो है कोई भी क्राइम करते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स की जो है पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। इस तरह से आपके पास 67 है, जब आप कोई ऑब्सीन इंफॉर्मेशन कहीं पे पब्लिश कर दें, ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पब्लिश नहीं करनी चाहिए थी, आपने पब्लिश कर दी, वो आता है 67 के अंदर। और 65D ये भी आपके रिलेटेड टू कंप्यूटर, अगर आप कोई भी चीजें करते हैं उसी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ हैकिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को हैक करना, जो कि आपके सेक्शन 66 में आता है, इसकी जो पनिशमेंट है दैट इज, आपको यहाँ पर 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 3 साल जेल, और 5 लाख की पेनल्टी पे करनी हो सकती है, या फिर बोथ। तो सेक्शन 66 हैकिंग कंप्यूटर्स का है 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट और 5 लाख रुपीज और पेनल्टी।
या फिर दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको भरनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 55, which among the following offense under IT Act 2000 has the maximum penalty imprisonment up to life। ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए IT Act 2000 में सबसे ज्यादा जो पेनल्टी यहाँ पर दी है साइबर टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देना या कुछ ऐसा एक्ट करना रिलेटेड टू टेररिज्म, साइबर के थ्रू जब आप टेररिज्म करते हैं वो आपका IT Act 2000 में मैक्सिमम पेनल्टी देता है, जो कि है इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ। लाइफ टाइम आपको जो है जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका साइबर टेररिज्म है, जिसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। ओके, ठीक है, हाँ, इसका सेक्शन जो है सेक्शन 66F के अंदर आता है आपका साइबर टेररिज्म, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। मैंने बताया अमेंडमेंट जो है इसकी कब आई थी, 2008 में, लेकिन इफेक्ट कब शुरू हुआ इसका, 1 साल बाद। ठीक है, अक्टूबर 27, 2009 को, और यहाँ पे 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे, 66A और 69। 66A था ऑफेंसिव मैसेजेस को लेकर, इसमें आपका एक केस लॉ भी आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, श्रेया सिंघल एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफेंसिव मैसेजेस के ऊपर 66A 2015 का है शायद ये केस लॉ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देन आता है आपका 69, सेक्शन 69, जो कि अमेंडमेंट के बाद ही यहाँ पर चेंजेस इसमें लाए गए थे, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 69 है कि जैसे हम कहते हैं ना इंक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, पर्सनल है 2 लोगों के बीच में, तो यहाँ पे 69 को इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई अगर ऐसा होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जब जब इंडिया की, आपकी देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे सवाल आता है, देश को बचाने का सवाल आता है, वहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी रिलेटेड टू इंटरनेट, जो भी इंटरनेट पे है, उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेक्शन 69 यहाँ पर एक नया अमेंडमेंट आया था। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट है आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो अब यहाँ पे नया एक्ट आपका स्टार्ट होता है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड ऑन, देखिए 29 अगस्त 2013 को आपको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। ठीक है, इस दिन आपका जो है इनेक्ट हो जाता है। और अगर मैं इन्फोर्समेंट की डेट बताऊं तो वो कितनी थी, 12 सितंबर 2013। ठीक है, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956। ठीक है, यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर कंपनीज एक्ट को कहा गया, कंपनी का मतलब क्या है, सारी वो कंपनी जो इस एक्ट में या फिर किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, वो सारी की सारी कंपनी है। इस तरह की डेफिनेशन हमें दी गई थी। कंपनीज एक्ट में अगर मैं कंपनी के फीचर्स बताऊं तो कंपनी के फीचर्स क्या है, सेपरेट एंटिटी है अपनी, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं जो कंपनी को बताते हैं कि कंपनी क्या है। अब यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए। देखो आप जब पढ़ते कंपनी तो उसमें बहुत सारी टाइप्स की कंपनीज आती हैं, ये मैंने आपको क्लास में कराया था। जैसे आती है चार्टर्ड कंपनीज, चार्टर्ड कंपनीज होती है जो बिफोर इंडिपेंडेंस आई थी, जिनके लिए स्पेशल लॉ पास किया जाता है। रजिस्टर्ड कंपनीज आती हैं, कंपनीज अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, जिसमें आप पढ़ते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बाय गारंटी लाइबिलिटी है, बाय शेयर्स लाइबिलिटी है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर आप कंपनी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आ गए आपकी प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट। 1 पर्सन कंपनी, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है। तो इस तरीके की टाइप्स ऑफ कंपनीज भी आपने पढ़ी है। सेक्शन 8 की कंपनीज आपने पढ़ी है। ठीक है, जिसमें आपके एनजीओस वगैरह आ जाते हैं बेसिकली। तो इतने टाइप्स की कंपनी है। अब यहाँ पर पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है पब्लिक कंपनी के लिए कितने चाहिए, तो वो कितने चाहिए, 7, और मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। ठीक है,
नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की मैं बात करूं तो अब जो है कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियसली पब्लिक कंपनी के लिए थी 5 लाख और अब जो है यहाँ पर कोई भी अच्छी चीजें याद करने के लिए चीजें कम हो गई कि मिनिमम पेड अप कैपिटल हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखो कंपनीज की जब मीटिंग्स की बात करते हैं कि कंपनीज के जो मेंबर्स है वो मिल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी मीटिंग जो वंस इन अ टाइम होती है शुरुआत के टाइम पे, ठीक है, एजीएम जो होती है एवरी ईयर होती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है जब आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए मीटिंग को रख रहे हैं। मतलब सपोज आप कंपनी का नाम चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल मीटिंग होगी जिसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लास मीटिंग एक नॉर्मल मीटिंग है जहाँ पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। तो ये सभी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स हैं, लेकिन इसमें रेगुलेटरी मीटिंग नहीं आता। तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि रेगुलेटरी मीटिंग एक टाइप ऑफ मीटिंग नहीं है। अब मीटिंग्स में ना यहां पर मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं, कोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरम, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू अटेंड मीटिंग। मीटिंग को अटेंड करने के लिए मिनिमम कितने नंबर्स की जरूरत है। तो बेसिकली यहां पर ना हमारे पास पब्लिक कंपनी के बारे में बताया गया है कि पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर टोटल मेंबर जो है वो 1000 से ज्यादा है। ठीक है, 15 मेंबर्स हो सकते हैं अगर जो है 1000 से 5000 के बीच में आपके टोटल मेंबर्स हैं। 30 मेंबर्स हो सकते हैं अगर मोर देन 5000 मेंबर्स आपके कंपनी में है मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो इतने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो मिनिमम 2 मेंबर्स आर सफिशिएंट, 2 मेंबर्स बहुत है, खुश है हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वारम का को मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर की हम बात करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर आता है जो कंपनी को चलाता है ना। शेयर होल्डर्स तो ओनर है, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। तो डायरेक्टर्स में यहां पर एक रूल होता है कि 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर या फिर 2, दोनों में से जो हायर है उसे आप क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स आपके पास होने चाहिए। तो 1/3 यहां पर होता है, कितना, 1/3। ठीक है, अब डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, पब्लिक में मिनिमम 3 होने चाहिए, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, और अगर मैक्सिमम लिमिट रखनी है तो 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which dash means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount if any unpaid on the shares respectively held by them। देखो अगर किसी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो उसके मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग आप लिमिट कर देते हो, मैंने आपको बताया ना 3 तरीके से यहाँ पे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जहां पे आपके पर्सनल एसेट को भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, जितना आपने गारंटी बोली थी उतना। लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना आपकी अनपेड अमाउंट है उतना क्या है आपका लिमिटेड रहेगा लाइबिलिटी, जितने आपके अनपेड शेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। देखो कंपनी के ना 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो चार्टर ऑफ अ कंपनी कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रूल बुक है आपकी,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके पावर्स एंड ड्यूटीज या फिर मैं कहूँ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपकी रूल बुक आती है, आपके रूल्स आते हैं, भाई क्या क्या रूल्स हैं हर चीज को लेकर, ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। ये आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, बनाना ही होता है आपको, ये उतना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर आपके पास कुछ क्लॉज होते हैं, 5 क्लॉजेस हैं। नेम क्लॉज, आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कितना सब्सक्रिप्शन होगा, और एक प्लेस वाला क्लॉज होता है जिसमें आप रजिस्टर्ड करते हैं अपना ऑफिस, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस लेते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्लॉजेस होते हैं इंपॉर्टेंट। चार्टर ऑफ अ कंपनी किसे कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक्ट्स डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड इट्स पावर। बियॉन्ड इट्स पावर यानी कि जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। टर्कुएन रूल भी बताया था जो इंडोर मैनेजमेंट के लिए होता है, जिसमें आप आर्टिकल एसोसिएशन रूल्स के बारे में बात करते हैं, वो भी था। तो अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर जो है आपके बियॉन्ड इट्स पावर में आता है। नेक्स्ट है फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन वाज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। देखिए आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जब हम बात करते हैं तो पहला तो है आपके पास 1986 जो कि ओल्ड है, न्यू आया 19 में, इसका जो डेट है अगस्त 9 2019। अब उसका इंप्लीमेंटेशन पूछा है, पता है इसका इंप्लीमेंटेशन की डेट क्या है? एक साल बाद 20 जुलाई 2020 को यही पूछा है कि इंप्लीमेंटेशन कब हुआ इसका, तो इंप्लीमेंटेशन तो एक साल बाद से हुआ 2020 से, तो 2020 2020। और वैसे भी बाकी सारे ऑप्शन आपके लिए इतने अच्छे दिए हुए हैं कि जरूरत भी नहीं है कि आप और चूज करें, नियरेस्ट यही है तो आपने इसको टिक करना था, ये इजी हो गया आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आता है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। यहाँ पर आपके लिए एक रिड्रेसल कमीशन है कि अगर किसी कमीशन, रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये एक्ट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम हो या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। देखिए, विच वन ऑफ दीज आर कंज्यूमर राइट्स स्पेसिफाइड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपके कौन कौन से राइट्स हैं? तो इसका एक ट्रिक है रिचेस, ये मैंने सुना था कहीं, रिचेस, ठीक है। यहां पर आता है आपका रिड्रेसल, मतलब आपकी कंप्लेंट जो है उनका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाए। राइट टू चूज, आप अपने पसंद के प्रोडक्ट्स, अपनी पसंद से प्रोडक्ट्स को चॉइस में ले सकते हैं, उसे चूज कर सकते हैं। राइट टू बी हर्ड, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाए। राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, कंज्यूमर को जागरूक किया जाए, जागो ग्राहक जागो, है ना। एंड राइट टू सेफ्टी, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको ना बेचा जाए जिसमें सेफ्टी ना हो, जो आपके लिए सेफ ना हो, ठीक है। सपोज आपको किसी ने एक ऐसी आयरन दे दी कि जिसमें जो है कुछ डिफेक्ट था और जैसे ही आपने उसे यूज किया और करंट लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू सेफ्टी जरूरी है। तो ये कुछ राइट्स हैं, तो जैसे राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपके सारे के सारे ये राइट्स हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सारे के सारे राइट्स को बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, as per the Consumer Protection Act 1986, a complaint can be filed in the District Consumer Dispute Redressal Forum if the value of claim is up to। देखिए 1986 में दोनों बता देती हूँ आपको, 1986, 2019 और एक और 2021 में भी आया है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। अगर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन करनी है अकॉर्डिंग टू 1986 तो अप टू 20 लाख का अगर आपका क्लेम है तो आप
डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कर सकते हैं, ठीक है। 2019 में है अप टू 1 करोड़ और यहां पर है अप टू 50 lakhs 2021 में। यहां पर आता है आपका 20 लाख से 1 करोड़, ये आता है 1 करोड़ से 10 करोड़, ये आता है 50 लाख से 20 करोड़। नेशनल लेवल पे जाने के लिए अबव 1 करोड़, अबव 10 करोड़ एंड अबव 2 करोड़, ठीक है। ये रीसेंट है, 2021 में ये आया है, ओके। इस चीज को ध्यान रखना, काफी नया है तो क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब बोला है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में जाते हैं तो कितने तक का क्लेम आप कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये है आपका 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी, ओके। प्लीज इस चीज को याद कर लेना, ये वाला जो 2021 का चेंजेस आए हैं ना रूल्स में, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये रीसेंट है बहुत ज्यादा, ओके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन jurisdiction ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल्स 2021, ये जो रूल्स है जो मैंने बताए थे अभी, अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ क्लेम इज अप टू, डिस्ट्रिक्ट में शुरू में फर्स्ट में कितना 50 लाख, फिर 50 टू 2 करोड़, ये स्टेट में, और नेशनल में अबव 2 करोड़, ठीक है। 69, which one of the following is not correct according to the Consumer Protection Act, Consumer Protection Act के तहत में से कौन सा करेक्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक लेडी एज अ वर्कर होनी चाहिए, 1 वुमेन तो बोला है कि हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है। स्टेट कमीशन में जो है shall consist of a person who is or has been a judge of high court, स्टेट कमीशन में वो पर्सन होगा जो हाई कोर्ट में जज या तो रह चुका है या अभी भी है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में शेल कंसिस्ट 4 मेंबर्स, नहीं 4 मेंबर्स तो आपके नेशनल और स्टेट में आते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है तो हमें अपना आंसर तो मिल गया। देन नेशनल कंज्यूमर में कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन, अगेन यहाँ पर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज अच्छे से बताती हूँ, कहीं पे जगह मिल जाए तो, हाँ चलिए इसे कर लेते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सीसीपीए जो अथॉरिटी है ना, उसमें कौन कौन से लोग हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं और नेशनल की, 1986 में 19 में क्या क्या है, 1986 में डिस्ट्रिक्ट का एक जज होना चाहिए और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। यहां पर प्रेसिडेंट को अब ये पावर है, प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2, ठीक है। जब आप आते हैं स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर आपके पास हाई कोर्ट का जज एंड एटलीस्ट 2, ओके। एंड यहां पर प्रेसिडेंट प्लस 4 पर्सन, 1 शुड बी अ वुमेन। नेशनल लेवल की बात करते हैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट और एटलीस्ट 4 मेंबर्स। जब आप 2019 में बात करते हैं तो यहां पर आएगा आपका प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, ठीक है। तो ये है आपका 1986 एंड 2019 का डिफरेंस, ये चीज देख लीजिएगा। मैंने क्लास में आप लोगों को इसका डिफरेंस भी कराया है अच्छे से। तो जैसे प्रोडक्ट लायबिलिटी और ऑनलाइन जो चीजें होती हैं आप मंगाते हैं वो भी इसके तहत अब आ गई है 2019 में, पहले नहीं होती थी। पहले जहां पर फ्रॉड होता था या जहां पर कंज्यूमर को दिक्कत होती थी, जहां से उसने परचेज किया होता था, वहीं जाकर उसे केस लड़ना पड़ता था, लेकिन अब कहीं पे भी आप केस को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो चेंज हुई है ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड डिटेल्ड मैंने इसके ऊपर लेक्चर अच्छे से आपको क्लास में कराया है, उसे देखिएगा जो भी बच्चे हमारे ऐप से हैं। और बाकी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी भी टाइम है, कोर्स परचेज कर लीजिए और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, when did the Securities and Exchange Board of India came into existence? सेबी आपका दे रखा है एक्ट में के सिलेबस के अंदर। तो जो सेबी है, सेबी जो है ना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले, इसे एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया गया था, जिसका काम, मतलब इसे वॉच डॉग कहा करते थे, वॉच डॉग, जिसका काम था कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे बस नजर रखना, सिक्योरिटीज का जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उस पर सिर्फ नजर रखना। लेकिन इसको एक एक्ट की तरह बनाया गया, इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, कब, 30 जनवरी 1992, जहां पर इसको कुछ स्पेसिफाइड पावर्स दी गई, ठीक है। ये 3 फंक्शंस के ऊपर काम करता था। प्रोटेक्टिव फंक्शन, अपने
जो भी इस सिक्योरिटीज में इंटरेस्टेड पर्सन है, इन्वेस्टर्स जो है, उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिस्टम को रेगुलेट करना और इसे डेवलपमेंट लेकर आना, जो भी नेसेसिटीज हैं, जो भी नेसेसरी चीजें हैं जिसमें डेवलपमेंट लाने की जरूरत है। तो कब आया था स्कैम? 1992, सबने देखी है मूवी, है ना? और उस सभी से आपको ये याद रखना चाहिए कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में आया था। लेकिन एग्जिस्टेंस पूछा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा? एग्जिस्टेंस। शुरुआत ही कब से हुई थी? तो शुरुआत इसकी 1988 से हुई थी, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बनाया गया था। ठीक है, तभी तो जाकर वो स्कैम बाहर आ पाया, जब सिर्फ और सिर्फ सेबी ने वॉचडॉग की तरह काम नहीं किया, जब अपनी पावर को उसने यूज करा। तो 1988 इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा। बट अगर आपसे पूछे कि जो है ये एक्ट कब बना, एग्जिस्टेंस ना पूछे, एक्ट पूछे, तो वो आएगा 1992। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, रिसेंटली इन सितंबर 2022, ये रिसेंट का एक न्यूज है, क्वेश्चन अच्छा था, एक रिसेंट था, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। पहले तो है ना 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती थी, जब क्या करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में साइबर सिक्योरिटी के लिए पैनल बनाया गया था, तो उसमें 4 मेंबर्स थे। नाउ इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया गया और अब इसके 6 मेंबर्स हैं। तो एक नई इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और ये क्लास में भी नहीं थी, एक नई चीज है, तो प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लेना इसके बारे में। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप इसको कर अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज रिसेंट का ही ये टॉपिक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? SEBI has been constituted under the Securities Control and Regulation Act 1956। बिल्कुल नहीं, 1988 से आया था एग्जिस्टेंस। SEBI जो है कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग्स द डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके डायरेक्टर से इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नो, सेपरेट एक्ट हमारे पास है। पर्पस क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इशू करने का बाय सेबी, ताकि आप इन्वेस्टर्स को मॉनेटरी गेन दे सके, नहीं, अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहां पर जो है ना 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पे फोकस किया जाता है, इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर्स और मार्केट इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स हैं जिन पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ स्कैम, बार बार जो स्कैम हो रहे हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको रेगुलेटरी पावर दी है? तो हमारे सेबी को रेगुलेटरी पावर दी है यहाँ पर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है, जो प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग कमीशन है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है क्राइम्स वगैरह की, दैट इज सीबीआई। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है सेबी। एज पर सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 इनसाइडर मीन्स, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, कोई इनसाइड कंपनी के इनसाइड एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मटीरियल इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को, मतलब वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे आपकी कंपनीज के शेयर्स प्राइसेस क्या हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आपको ऐसा पता है कि भाई फ्यूचर में जो है प्राइसेस कंपनी के बढ़ने वाले हैं इस इंफॉर्मेशन से। तो ये इनसाइडर पर्सन ने अपने भाई को बाहर जाकर ये इंफॉर्मेशन दे दी, और उसके भाई ने क्या किया, फटाफट से कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो भाई प्रॉफिट तो होना ही था। तो ऐसे कमाए हुए पैसे में जो होता है उसे मतलब ऐसा जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, इसका प्रोहिबिशन है। तो उसे पूछा इनसाइडर का मतलब कौन है? इनसाइडर कौन है? एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन, ऐसा पर्सन जो कनेक्टेड पर्सन है, या एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिश नहीं की गई है और बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर आती हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये चीजें, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। मैंने क्लासेस में इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में भी आपको बताया है, एमसीक्यूज में ही मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया था, और टॉपिक में भी जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे होंगे, वहां पर जब इसके फंक्शंस आपने किए होंगे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं फंक्शंस किए होंगे, वहां पर भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। प्लीज
एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा अपने नोट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76, हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड सेंसेक्स। देखिए दो इंडेक्सेस हैं आपके पास, सेंसेक्स एंड निफ्टी, और भी है, मेजरली ये यूज किए जाते हैं। सेंसेक्स में आप टॉप 30 कंपनीज को लेते हैं और निफ्टी में आप टॉप 50 कंपनीज को लेते हैं, ठीक है। टॉप 30 कंपनीज इसलिए सेंसेक्स में आता है, ये चीज यहाँ पर। अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको मुझे बतानी थी, हाँ, यहाँ पर ना आपको पनिशमेंट जो दी जाती है ना इनसाइडर ट्रेडिंग में, पनिशमेंट जो दी जाती है 25 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ जो भी आपने प्रॉफिट मेड किया है थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर, इसका पनिशमेंट, इसका पेनल्टी, पनिशमेंट भी नहीं पेनल्टी कहेंगे, पेनल्टी यहां पर आपको भरनी पड़ती है, ठीक है। 25 करोड़, हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है इतना ही है, विच एवर इज हायर, ओके। ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इंश्योरेंस बिजनेस कौन कंट्रोल करता है हमारा, इरडा, ठीक है। इरडा एक्ट 1999, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, एडीआई, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिसंबर में इस एक्ट को हमने पास किया था, लेकिन प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो कब मिला इसको, जनवरी 2000 में, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली 10 मेंबर्स का कॉम्पोजिशन बनाया जाता है, एक आपका चेयरपर्सन होता है, 5 आपके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 5 आपके पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और इन्हें कौन अपॉइंट करता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस को डील करती है इंडिया में, दैट इज इरडा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अंडर ड्यूटीज, एक सेकेंड रुकेगा, जस्ट वेट। Which of the following statements are correct under duties, powers and functions of IRDAI? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या फंक्शंस है हमारे पास। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी, नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किसमें आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, याद है आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, एडीआई के बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो ड्यूटीज पावर और फंक्शंस है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, चाहे आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्लेम को सेटल करने की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज को सरेंडर करने की बात करें, या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है, सबको लेकर अपने पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये इसका राइट है बिल्कुल। प्रमोट कर, रेगुलेट करना जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, regulating investment of funds by insurance companies and supervising the function of tariff advisory committee, ये सारे के सारे आपके एडीआई के फंक्शंस हैं। जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करता है उसे रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, अपने पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ये सभी आपके एडीआई के फंक्शन है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हिंदी में भी है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है। क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो एसबीआई है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ना एक जॉइंट है बिटवीन एसबीआई एंड एक फ्रेंच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कार्डिफ, नाम क्लियर, कार्डिफ, ठीक है। ये इनके बीच का जॉइंट वेंचर है, इसलिए हम पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से नहीं कहते, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ लास्ट क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर 80, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। इंश्योरेंस के लिए जब क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है? देखिए, स्क्रूटनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ एन असेसमेंट, क्लेम फॉर्म, नोटिस ऑफ लॉस, सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने लॉस को, जो आपका पॉलिसी होल्डर है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने लॉस के बारे में बताएगा। नोटिस ऑफ लॉस, सबसे पहले कंपनी को नोटिस देगा लॉस के बारे में, ठीक है। देन वो कंपनी क्या करेगी, क्या सीधा आपका क्लेम सेटल कर देगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेगी, सबसे पहले क्लेम फॉर्म भरवाएगी, ठीक है। आप अपना क्लेम करेंगे कि भाई देखिए हमारा नुकसान हो चुका है और हम इतना इतना अमाउंट आपसे क्लेम करते हैं। कंपनी क्या करेगी, कंपनी पहले डिटेल में जाकर चेक करेगी, स्क्रूटनाइजेशन यानी कि वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को या रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं। देन उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। जैसे सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं ना, अच्छे से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होती है कि सच में आग लगी थी या आपने आग लगाई थी, इस तरह से चीजें इन्वेस्टिगेशन होती है। देन फाइनल जाकर आपका सेटलमेंट होता है। अगर क्लेम में कोई दिक्कत नहीं है तो सेटलमेंट, और अगर कुछ दिक्कत नजर आती है तो आर्बिट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है। तो ये कुछ क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है। तो इस तरह से आएगा नोटिस ऑफ लॉस यानी कि डी, देन आएगा क्लेम फॉर्म सी, देन आपका आएगा स्क्रूटनाइजेशन ए, देन इन्वेस्टिगेशन और लास्ट में सेटलमेंट DCABE, विच इज ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो हमें डी से ही पता चल गया था कि आंसर हमारा डी है, बट स्टिल हमने तो अच्छे से पूरा का पूरा प्रोसेस भी यहाँ पर स्टडी कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है। हमने यूनिट 6 में जो आपके लॉ है, लीगल एस्पेक्ट है, उसके 9 एक्ट्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन कराने की आपको कोशिश करी है थ्रू MCQs, एंड आई होप मैं काफी हद तक आपको रिवीजन यहाँ पे करा चुकी हूँ। अब बस आपको थोड़ा सा अपने नोट्स को देखना है ताकि आप एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। कुछ नई चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड करी, जो नई चीजें आई हैं अभी, ताकि आप एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप टैकल कर सकें, उससे सॉल्व कर सकें, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे ऐप को परचेज कीजिए, हमारे कोर्स को परचेज कीजिए फ्रॉम आवर ऐप अफेयर्स विद बिजनेस, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।